साधना के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। साधना की चाची बहुत लालची स्वभाव की थी। वो साधना को एक आंख पसंद नहीं करती थी। एक दिन साधना अपनी चाची के साथ बाजार से निकल रही थी। तभी वहां के बदमाश जग्गा ने उनका रास्ता रोक लिया और साधना पर बुरी नजर डालने लगा। ओए होए, क्या अदा है? जरा हम पर भी मेहरबान हो जाओ साधना रानी। चाची, ये जग्गा मुझे फिर से परेशान कर रहा है। जग्गा दादा, बच्ची है, थोड़ा प्यार से बात किया करो। घर आओ, चाय पानी पियो, फिर आराम से बात करेंगे। अभी हम चलते हैं। चाची, आप उस गुंडे से इतने प्यार से बात क्यों कर रही थी? प्यार से बात ना करती तो क्या लड़ाई करती? अरे वो शहर का गुंडा है, उससे पंगा लेने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। और तू भी ध्यान से सुन ले, घर जाकर ये बात अपने चाचा को बिल्कुल भी मत बताना। अरे भाई, गुंडों से बना कर रखनी पड़ती है, शहर में अपना रौब रहता है। साधना की चाची के मन में न जाने क्या चल रहा था। वो जग्गा दादा से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेती थी, बल्कि उसे और बढ़ावा देती थी। साधना के चाचा को कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना पड़ा। मौका देखकर साधना की चाची ने जग्गा को घर आने का न्योता दे दिया। अरे आओ जग्गा दादा, आओ, देखो आज साधना ने अपने हाथों से पूरी पकवान बनाए हैं। चाची ने इस गुंडे को घर बुला लिया। अगर चाचा घर पर होते तो वो कभी भी इस गुंडे को घर में ना घुसने देते। अरे भाई, जिसने बनाया है उसे बुला तो लो, हैं? अपने हाथों से ही मुझे खिला देगी। जग्गा दादा, मजाक करने में भी आप नंबर 1 हो। मैं साधना को अभी बुलाती हूँ। साधना की चाची जबरदस्ती साधना को जग्गा के सामने खड़ा करती है और साधना मन मार कर जग्गा को खाना परोसती है। जग्गा खाना खाकर चला जाता है। साधना अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। साधना के चाचा को गए 2 दिन बीत गए थे। एक दिन साधना देखती है उसकी चाची ने जग्गा को घर पर बुलाया है और वो जग्गा से कुछ बात कर रही है। जग्गा दादा, चिंता मत करो, साधना के चाचा भी 2 दिन बाद आएंगे। तुम कल ही साधना को उठाकर ले जाओ और याद रहे, ये नोटों की गड्डी देना मत भूलना। उसके बाद तुम साधना का जो मर्जी करो, उसे प्यार करो या उसे बेचो, मुझे तो बस पूरे पैसे चाहिए। ठीक है, मैं कल अपने आदमियों के साथ आऊंगा और इसको पकड़कर यहाँ से दूर ले जाऊंगा। साधना अपनी चाची और जग्गा दादा की बातों को सुनकर घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। साधना के पास थोड़े बहुत पैसे थे जिनसे वो टिकट लेकर एक बस में बैठ जाती है। वो बस शिमला की थी। साधना शिमला पहुंच जाती है। साधना के पास पैसे खत्म हो गए थे। वो इधर उधर भटक रही थी। शिमला जैसे हिल स्टेशन पर साधना बिल्कुल अकेली थी। साधना एक पहाड़ी के रास्ते सड़क पर चल रही थी। अचानक उसकी नजर एक मोमोज की दुकान पर पड़ती है। साधना वहां पहुंचती है और बेहोश हो जाती है। अरे, ये लड़की कौन है? ये तो बेहोश हो गई। इसे दुकान के अंदर लिटा देते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पत्नी साधना को दुकान के अंदर ही लिटा देते हैं। कुछ देर बाद साधना को होश आता है और वो अपने बारे में रोते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पत्नी को बताती है। वो बुजुर्ग व्यक्ति शिमला में मोमोज की दुकान चलाता था और अपनी पत्नी के साथ मोमोज बनाकर बेचता था। साधना अपने बारे में बताते हुए रो पड़ती है। रो मत बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। तुम्हें अब वापस अपने घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ ही रहो, हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने मेरी इतनी मदद की। एक मेरी चाची जिन्होंने मुझे उस बदमाश के हाथों बेचना चाहा। बाबा, मैं कैसे अपना दुख भूलूंगी। बेटी, वक्त सारे जख्म भर देता है। हमारा भी बेटा बहू के साथ हमें छोड़कर चला गया। हम दोनों बूढ़े पत्नी पत्नी भी हिम्मत हार चुके थे। शिमला जैसे हिल स्टेशन पर हम बिल्कुल अकेले थे। फिर हम दोनों ने ये मोमोज बनाकर बेचने का काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे हिम्मत आ गई और हमने एक दूसरे के सहारे जीना सीख लिया। बाबा, मैं भी आपकी मोमोज बनाने के काम में मदद करूंगी। आप मुझे मोमोज बनाना सिखाएंगे ना? हाँ बेटी, मैं तुम्हें मोमोज बनाने जरूर सिखाऊंगा। साधना उन बुजुर्ग पति पत्नी से मोमोज बनाना सीख गई थी। अब वो भी उन्हीं की तरह अच्छे मोमोज बना लेती थी और वो उनकी सहायता भी करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। साधना को उन पति पत्नी के पास रहते हुए 1 साल बीत जाता है। साधना ने मोमोज की दुकान पूरी तरह से संभाल ली थी।
अब तो उन बुजुर्ग पति पत्नी को भी दुकान की कोई चिंता नहीं रहती थी। साधना ने अपना पिछला सारा दुख भुलाकर अब अपने नए जीवन पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। एक दिन साधना मोमोज की दुकान पर ग्राहकों को मोमोज की प्लेट बनाकर दे रही थी। अचानक उसने अखबार में एक इश्तेहार देखा जिसमें उसके चाचा ने साधना की फोटो लगा रखी थी और लिखा था कि साधना, तुम जहां कहीं भी हो मेरे पास वापस लौट आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाबा, मेरे चाचा की तबीयत बहुत खराब है, वो मुझे बहुत याद कर रहे हैं, मैं अपने चाचा से मिलना चाहती हूँ। बेटी, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम चाहो तो अपने चाचा से मिलकर वापस आ सकती हो। साधना अपने घर वापस लौटती है, पर घर के बाहर भीड़ लगी हुई देख साधना को पता चलता है कि उसके चाचा अब इस दुनिया में नहीं है। साधना की चाची साधना से लिपटकर बहुत रोती है और उससे अपने किए की माफी मांगती है। साधना, मुझे माफ कर दे, आज तेरे चाचा मेरे कारण इस दुनिया से गए हैं। तेरे चाचा को पता चल गया था कि मैं तुझे जग्गा दादा के हाथों बेचना चाहती थी। तेरे चाचा ने जग्गा को पुलिस के हवाले कर दिया, पर वो तेरी याद में दिन पर दिन बीमार होते चले गए। आज तेरे चाचा मेरे कारण इस दुनिया को छोड़कर गए हैं। मैं ही लालची थी जो पाप करने चली थी। अपने चाचा के गुजर जाने के बाद साधना अपनी चाची को अपने साथ शिमला ले जाती है और फिर से मोमोज बेचने का काम शुरू कर देती है। साधना की चाची उसे ये सब करते देख अपने किए बुरे कर्मों पर रो पड़ती है। रामगढ़ गांव में सुधा अपने बेटे के साथ बहुत ही खुशी से रह रही थी। सुधा को पिज्जा बहुत पसंद था। गौरव बेटा, आज मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, बाजार से जाकर मेरे लिए एक पिज्जा ले आ। ये सुनकर गौरव बोलता है, अरे माँ, बुढ़ापे में पिज्जा भी कोई खाने की चीज है? ये सब बच्चों की खाने वाली चीजें होती हैं। तुम तो बस दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। अरे मन तो मन होता है, बुढ़िया हो गई तो क्या हुआ, बूढ़े लोगों का मन नहीं होता क्या? अच्छा ठीक है, ले आऊंगा पिज्जा तुम्हारे लिए। तुम तो गुस्सा हो गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। गौरव अपनी माँ के लिए पिज्जा लेने चला जाता है। कुछ देर बाद गौरव पिज्जा लेकर आता है और दोनों मिलकर मजे से पिज्जा खाते हैं। एक दिन गौरव अपने ऑफिस से घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक पिज्जा की शॉप दिखती है और वो सोचता है, आज माँ के लिए पिज्जा ले जाता हूँ, इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगी। इतना सोचने के बाद गौरव पिज्जा लेने चला जाता है और पिज्जा लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत देर हो जाने पर जब गौरव घर नहीं पहुंचता तो उसकी माँ चिंता में उसे फोन लगाती है, पर गौरव का फोन नहीं लगता। कुछ समय बाद सुधा को एक अनजान नंबर से फोन आता है और गौरव के मरने की खबर मिलती है। ये खबर सुनते ही सुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगी और कहती है, हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया? मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा मेरा बेटा ही था, वो भी तूने छीन लिया। अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? उसकी यह हालत देख पड़ोसी उसे सांत्वना देकर चले जाते हैं। सुधा अपने बेटे की चिता को जला देती है। अब वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। वो गौरव की बातों को याद करके रोती रहती थी। बेटे के मर जाने के बाद सुधा के घर की हालत बिगड़ने लगी थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो खाने के लिए पड़ोसियों के घर मांगने जाती है और बोलती है, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। अरे अम्मा, मैं तुम्हें खाना खाने को जरूर दे देती, पर अभी तो मेरे घर में खाना खत्म हो गया है, सबने खाना खा लिया। इतना कहकर वो औरत अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। कोई उसे खाने को नहीं देता, सभी बहाना बनाकर उसे वापस भेज देते। अपनी ऐसी हालत देख वो सोचती है, अगर मेरा बेटा आज जिंदा होता तो मेरी ये हालत कभी नहीं होती। वो सबकी मदद किया करता था, पर आज सब भूल गए हैं कि मेरे बेटे ने एक समय पर उनकी मदद की थी। आज उसकी माँ को मदद की जरूरत है, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तभी वहां से एक औरत गुजरती है और सुधा को यूं रोता देख पूछती है, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? सुधा रोते रोते उस औरत को अपना सारा दुख बताती है। क्या बताऊं बहन,
मेरे बेटे के मरने के बाद मुझ बेसहारा का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अकेले मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगी? मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। सुधा की कहानी सुनने के बाद वो औरत सुधा से कहती है, ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। खाने के लिए कमाई का कोई जरिया ढूंढना ही पड़ेगा। आजकल तो खाने पीने की इतनी सारी चीजें आ गई हैं और उन्हें बनाना भी आसान हो गया है। जो भी तुम्हें पसंद हो, जो भी तुम्हें आता हो, उसे बनाकर बेचने लगो। इतना बोलकर वो औरत वहां से चली जाती है। सुधा अब सोचती है कि वो ऐसा क्या काम करे। अचानक उसे पिज्जा का ख्याल आता है और वो बोलती है, क्यों ना मैं पिज्जा बनाकर बेचूं, इससे कुछ पैसे भी घर में आ जाएंगे। सुधा के पास अपने कुछ जेवर रखे होते हैं। उन्हें बेचकर वो अपने घर के आगे पिज्जा का एक छोटा सा ठेला खोलती है और पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। धीरे धीरे उसका बनाया पिज्जा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है और सुधा अब एक बड़ी दुकान खोल लेती है। धीरे धीरे उसकी दुकान बढ़िया चलने लगती है और वो अमीर बन जाती है। एक दिन उसकी दुकान पर एक छोटा बच्चा आता है और उससे खाना मांगता है। अम्मा, मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम अकेले दुकान में क्यों घूम रहे हो? अम्मा, मेरा नाम मोहन है, मैं एक अनाथ बच्चा हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ हाँ, जरूर खाने को मिलेगा। तुम जो खाना चाहो वो खा सकते हो। तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। ये कहकर सुधा मोहन को गले लगा लेती है और अपने साथ अपने घर ले जाती है। उसे उस बच्चे में अपना बेटा मोहन दिखता है। वो उसका ख्याल अच्छी तरह रखती है, उसे स्कूल भेजती है और उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। कहते हैं, जिस किसी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, उसके जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन, वैभव तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। वो जब किसी मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देती हैं, उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने नौकरानी बनकर एक माली के घर में बरकत की और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से पूछा, अरे स्वामी, आज सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी में हो? देवी लक्ष्मी, पता नहीं मन कुछ उदास है, इसलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। हे देव, आप धरती पर भ्रमण के लिए जाएंगे तो आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। क्या मैं भी आपके साथ धरती लोक पर भ्रमण के लिए चल सकती हूँ? ठीक है देवी लक्ष्मी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। ठीक है स्वामी, मैं धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। भगवान विष्णु की इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई और प्रातःकाल होते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य उदय हुआ था। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। धरती का वातावरण देखने में कितना मनमोहक है और वो फूलों से भरा खेत। ये तो कितने सुंदर फूलों से सजा हुआ है। मैं ये फूल यदि तोड़ लूं? उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत नजर आया और उसी तरफ से खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ये एक फूलों भरा हुआ खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। ये देखिए स्वामी, कितना सुंदर फूल है। अरे स्वामी, आपकी आंखों में ये आंसू क्या हुआ? स्वामी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? बताइए स्वामी। देवी लक्ष्मी, आप मेरा वचन याद नहीं रख पाई। शर्त के अनुसार
आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था और साथ ही साथ आपको ये भी सोचना था कि किसी की कोई भी वस्तु को कभी भी किसी से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फल तोड़े हैं, ये भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए देवी लक्ष्मी, आप 3 वर्ष तक माली के घर में रहेंगी। इसके बाद मैं स्वयं आपको वैकुंठ वापस बुलाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु वैकुंठ लौट गए। माता लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के मालिक का नाम माधव था। माधव की पत्नी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत पे काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। खेत के पास ही माधव की झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर जाती हैं। माधव लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे लड़की पर दया आ गई। वो लड़की से बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूं। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने ही गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वही खिला सकता हूं। यदि तुम मेरे यहां यही रूखा सूखा खाकर खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। आपने मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता लक्ष्मी 3 साल माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसी दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। अजी, ये नई गाय खरीद लाए? ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी हुई। सरला, सब माता लक्ष्मी की दया है। माधव, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। ये सब तुम्हारे दयालु स्वभाव का ही फल है जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने तो मुझे एक गरीब लड़की समझकर अपने घर में शरण दी है। धीरे धीरे माधव की आमदनी अच्छी हो गई। उसने जमीनें खरीद ली और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। सारी सुख समृद्धि, गहने, कपड़े, जेवर, सब कुछ अब माधव और उसके परिवार के पास था। लक्ष्मी माधव के घर और खेत में काम करती रहती थी। एक दिन माधव ने सोचा, मुझे ये सब इस लड़की लक्ष्मी के आने के बाद मिला है। जब से ये मेरे घर आई है, मेरी किस्मत ही बदल गई है। माधव लक्ष्मी के बारे में सोच में ही था कि एक दिन जब वो अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने ध्यान से देखा। अरे, ये तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी लक्ष्मी है क्या? ये तो साक्षात माता लक्ष्मी है। सरला, सरला, बच्चों के साथ बाहर आओ। माता लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार पर आई है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माता लक्ष्मी, हमें माफ करना। हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया। माता, हम आपको पहचान नहीं पाए। हमसे ये कैसा अपराध हो गया। माता, हम सबको क्षमा कर दो। माधव, तुम बहुत ही नेक दिल और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे आश्रय दिया, 3 साल तक अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। माधव को और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली जाती हैं। माधव और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करता है। पिंकी, ओ पिंकी, आई माँ, कहाँ थी तू? कितनी बार कहा है मेरी आंखों के सामने रहा कर। चल, ये बर्तन जल्दी जल्दी अंदर रख दे, मैं तब तक बाकी का काम निपटा लेती हूँ। चल जल्दी कर। ठीक है माँ। ये है सुषमा और उसकी बेटी पिंकी। सुषमा के पति को गुजरे पूरे 3 साल बीत गए।
और तब से ही वो घर घर काम करके अपना और पिंकी का गुजारा चला रही थी। सुषमा के जीने का बस एक ही मकसद था कि वो पिंकी को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती थी। वो हर सुबह पहले पिंकी को स्कूल छोड़ती और फिर अपने काम के लिए निकल जाती। फिर पिंकी के स्कूल की छुट्टी के वक्त उसे अपने साथ लेकर ही घर लौटती थी। लेकिन जब भी पिंकी के स्कूल की छुट्टी होती तो वो उसे अपने साथ काम पर ले जाया करती थी। पिंकी भी अपनी माँ के काम में मदद करने की पूरी कोशिश करती थी, साथ ही खूब मन लगाकर पढ़ती भी थी। फिर एक दिन, माँ ये पिज्जा क्या होता है? ये तूने कहाँ से सीखा? वो सफेद वाले बंगले में मैंने देखा था, वहां सारे बच्चे वही खा रहे थे। तुम काम कर रही थी तब मैंने देखा था। अब देखने में तो रोटी जैसा ही था, लेकिन रोटी से थोड़ा मोटा था और उसके ऊपर बहुत कुछ सजा रखा था। अब वो मुझे भी खाना है माँ। अरे पिंकी, ये सब अमीर लोगों के चोचले हैं, और सच बताऊं तो उसे खाना सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। चल मैं घर चलकर तेरे लिए हलवा बना देती हूँ, तेरा मनपसंद, जो खाने में बढ़िया भी होगा और उसे खाकर मेरी पिंकी ताकतवर भी बनेगी, है ना? इस तरह सुषमा उस वक्त पिंकी को बहला लेती है और कुछ दिनों के लिए पिंकी भी पिज्जा के बारे में भूल जाती है। लेकिन फिर जब अगली बार पिंकी अपनी छुट्टी के दिन अपनी माँ के साथ दोबारा उसी घर में जाती है तो वहां फिर से वही सब देखती है जो उसने पिछली बार देखा था। उस घर के सारे बच्चे फिर से पिज्जा पार्टी कर रहे थे और उन्हें इस तरह पिज्जा खाते हुए देखकर पिंकी का मन फिर से ललचाने लगता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, इन लोगों के तो कितने मजे हैं, काश मैं भी कभी ये पिज्जा खा पाती। पिंकी ये सब सोच ही रही थी कि पिज्जा खा रहे बच्चों में से एक बच्चा उसे वहां खड़े हुए देख लेता है और उससे कहता है, ए, क्या देख रही है वहां से छुप छुप के? पिंकी की नजर अब भी पिज्जा पर ही थी। उसने उस बच्चे से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसे देखकर ही साफ पता लग रहा था कि उसका सामने रखा पिज्जा खाने का बहुत मन था। लगता है इसको भी पिज्जा खाना है। ओह, तो ये बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आजा इधर और ले ले एक पीस तू भी। उस बच्चे की बात सुनकर पिंकी का चेहरा खिल उठता है। वो फौरन पिज्जा के पीस की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो बच्चा उस पिज्जा के पीस को उठा लेता है और अपने साथी बच्चे की तरफ उछाल देता है। पिंकी उस पीस की तरफ दौड़ती है, लेकिन वो पीस को पकड़ नहीं पाती और वो पिज्जा का पीस जमीन पर गिर जाता है। अरे यार, सॉरी, कैच नहीं कर पाया। लगता है वाकई ये पीस इसकी किस्मत में है। जा उठा के खा ले। नन्ही पिंकी ये समझ ही नहीं पाती कि वो बच्चे असल में उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। वो बेचारी खुशी खुशी जमीन पर पड़े उस पिज्जा के टुकड़े की तरफ बढ़ती है कि तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, नहीं पिंकी, छोड़ उसे, इधर आ मेरे पास। माँ, लेकिन वो पिज्जा। पिंकी, मैंने कहा ना इधर आ, उसे नहीं खाना, वो जमीन पर गिर गया है, गंदा है वो। सुषमा के कहने पर पिंकी उस पिज्जा के टुकड़े को उठाती तो नहीं, लेकिन वहीं खड़ी होकर उसे ललचाई नजरों से देखने लगती है। ये देखकर सुषमा आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। घर आकर सुषमा बहुत रोती है। पिंकी के साथ आज जो हुआ उसे उसका बहुत दुख हो रहा था। वो अपना बटुआ खोलकर देखती है, उसमें कुछ पैसे थे जिन्हें देखकर वो मन ही मन सोचती है, इतने पैसों में एक छोटा पिज्जा तो आ ही जाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ एक बार की नहीं है, अगर पिज्जा का स्वाद पिंकी को पसंद आ गया तो वो बार बार खाने की जिद करेगी और फिर मैं कैसे उसे मना कर पाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ और तरकीब निकालनी पड़ेगी। क्या कर सकती हूँ? पिंकी की आवाज सुषमा के कानों में गूंजते हुए, देखने में तो रोटी जैसा ही था, लेकिन रोटी से थोड़ा मोटा था और उसके ऊपर बहुत कुछ सजा रखा था। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगली सुबह सुषमा पिंकी को स्कूल छोड़ती है और लेकिन काम पर जाने से पहले वो एक पिज्जा शॉप पर जाती है और दुकान के बाहर खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है। फिर बड़ी हिम्मत करके वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है जो उस पिज्जा शॉप के काउंटर पर खड़ी थी। सुनो बहन, क्या तुम यही काम करती हो? हाँ, पर तुम्हें क्या काम है मुझसे? तुम यहाँ पर क्या काम करती हो? मैं लोगों के ऑर्डर लेती हूँ और फिर उनका बिल बनाकर उनसे पिज्जा के पैसे लेती हूँ और उन्हें उनका पिज्जा पकड़ा देती हूँ। ओह, तो यहाँ पर पिज्जा कौन बनाता है? अरे साफ साफ बोलो ना, तुम किसे ढूंढ रही हो? किससे मिलना है तुम्हें? सुषमा फिर उस लड़की को अपनी बेटी की पिज्जा को लेकर दीवानगी और अपनी तंग हाली के बारे में सब कुछ बताती है।
उस लड़की को पिंकी के लिए बहुत बुरा लगता है। वो फौरन सुषमा को पिज्जा शॉप के अंदर लेकर जाती है और पिज्जा कैसे बनाया जाता है इस बारे में सब कुछ अच्छे से समझाती है। सुषमा बड़े ध्यान से सब कुछ देखती है और समझती है और उस लड़की का शुक्रिया अदा करके वहां से बाहर आ जाती है। उस दिन सुषमा काम से छुट्टी लेकर घर वापस आ जाती है। उसे कुछ भी करके अपने हाथों से पिंकी के लिए पिज्जा बनाना था जो खाने में स्वादिष्ट भी हो और उसके बजट में भी फिट बैठता हो। बहुत दिमाग लगाने के बाद सुषमा पिज्जा बेस की जगह गेहूं की रोटी का इस्तेमाल करती है। सॉसेस की जगह घर पर बनाई हुई चटनी लगाती है और अपने घर के पीछे उगाई हुई ताजी सब्जियों को पकाकर उन्हें अपने देसी पिज्जा के ऊपर सजा देती है। इसके अलावा वो थोड़ा सा पनीर घिसकर भी पिज्जा के ऊपर डाल देती है। उसका बनाया पिज्जा देखने में बिल्कुल बाजार के रेडीमेड पिज्जा जैसा ही लग रहा था, लेकिन हकीकत में वो उससे काफी सस्ता था और सेहत के लिए नुकसानदायक भी नहीं था। अब सुषमा को बस पिंकी के स्कूल से आने का इंतजार था। सुन पिंकी, जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना, ठीक है ना? बस इधर आ। हाँ, बस पहुंच गए। अब आंखें खोल तो जरा। पिज्जा? माँ, ये पिज्जा मेरे लिए है? हाँ मेरी बच्ची, पूरा कप ये। पिज्जा देखकर पिंकी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बड़े ही चाव से फटाफट उस पिज्जा को खाने लगती है और उसे इस तरह खुशी से खाते हुए देखकर सुषमा को बहुत सुकून मिल रहा था। पिंकी तब तक नहीं रुकी जब तक वो पिज्जा पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया। और फिर, पिंकी ये तो बता कि तुझे ये पिज्जा कैसा लगा? बहुत ही टेस्टी था माँ। थैंक यू माँ, मेरे लिए पिज्जा लाने के लिए। मैं इसे कहीं से खरीद कर नहीं लाई, बल्कि मैंने तेरे लिए इसे घर पर ही बनाया था बेटा। क्या तुम सच कह रही हो माँ? ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो इसका मतलब मैं जब चाहूँ तो मेरे लिए ऐसा ही पिज्जा बना दोगी ना? हाँ बेटा, जब तू कहेगी मैं तुझे अपने हाथों से गरम गरम पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन अब तू भी मुझसे एक वादा कर, तू कभी भी जमीन पर गिरी हुई चीज नहीं उठाएगी और कभी किसी से कुछ नहीं मांगेगी। जो भी चाहिए अपनी माँ से कहना, ठीक है बेटा? हाँ माँ। इतना कहकर पिंकी अपनी माँ के गले से लग गई। अब पिंकी को जब भी पिज्जा खाने का मन होता, सुषमा घर पर ही उसके लिए उसका मनपसंद पिज्जा अपने तरीके से बना देती। अब सब बदल गया था। अब पिंकी को किसी को भी पिज्जा खाते देखकर बुरा नहीं लगता था। वो बच्चे उसे चिढ़ाने की कोशिश करते तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन जब सुषमा अपना काम कर रही थी तो उसने अपनी मालकिन को उदास बैठे हुए देखा। तब सुषमा ने जाकर उससे पूछा, क्या हुआ दीदी, कुछ परेशानी है क्या? क्या बताऊं सुषमा, इन बच्चों से तंग आ गई हूं मैं। पिज्जा के अलावा कुछ और खाना ही नहीं चाहते। ये जंक फूड खा खाकर सबने अपनी तबीयत बिगाड़ ली है। डॉक्टर ने बाहर का खाना देने से साफ मना किया है, लेकिन ये जिद किए बैठे हैं कि खाएंगे तो सिर्फ पिज्जा। अब तू ही बता सुषमा, मैं आखिर करूं तो क्या? परेशान मत हो दीदी, आप कहो तो मैं बच्चों के लिए घर पर पिज्जा बना दूं। घर पर पिज्जा? तुझे आता है क्या पिज्जा बनाना? हाँ दीदी, ये मेरी पिंकी भी कम है क्या? आपके बच्चों को पिज्जा खाते देखकर इसने भी जिद पकड़ ली थी। अब मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है दीदी, तो मैंने भी लगाया अपना दिमाग और घर पर ही बना दिया रोटी का पिज्जा। और मजे की बात तो यह है दीदी कि पिंकी को बड़ा पसंद आया, खूब मजे लेके खाती है। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया है, रोटी का पिज्जा जो बच्चों को नुकसान भी नहीं देगा। पर तुम उसके ऊपर क्या क्या डालती हो? बस घर पर बनी लाल टमाटर की खट्टी मीठी चटनी, उसके ऊपर खूब सारी ताजी सब्जियां और थोड़ा सा पनीर भी। अरे वाह सुषमा, तुझे नहीं पता, अगर ये तरीका मेरे बच्चों पर भी काम कर गया ना तो मेरी बहुत बड़ी मुसीबत दूर हो जाएगी। चल अब तू बाकी के काम छोड़ और सबसे पहले अपना रोटी पिज्जा ही बना दे। सुषमा झट से रसोई में जाकर बच्चों के लिए रोटी पिज्जा बनाने लगती है और फिर उसकी मालकिन उस पिज्जा को ले जाकर अपने बच्चों के सामने रख देती है। बच्चे उस पिज्जा को देखकर बिल्कुल भी फर्क नहीं कर पाते और उसे उठाकर खाने लगते हैं। खाते हुए भी उन्हें उस रोटी पिज्जा से कोई तकलीफ नहीं होती, उल्टा उन्हें तो उसका स्वाद बहुत पसंद आता है और ये देखकर उन बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाती है। सुषमा, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तू इतना बड़ा कमाल भी कर सकती है। सच में तूने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। लेकिन यहाँ मेरे जैसी और भी कई माएं हैं जिनके बच्चे जंक फूड के दीवाने हैं और अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर तुम चाहो तो तुम उन सब की भी मदद कर सकती हो, साथ ही साथ बढ़िया कमाई भी कर सकती हो। जी दीदी, मैं कुछ समझी नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि तुम क्यों ना अपने रोटी पिज्जा का स्टॉल शुरू करो। लेकिन दीदी, मेरे पास लागत लगाने के पैसे नहीं है
और जगह भी तो नहीं है। अरे इस सब की चिंता तू मत कर, वो सब मैं देख लूंगी। तू तो बस हाँ बोल और लग जा काम पर। अब सबकी मुश्किलें हल होने वाली थी। सुषमा को एक नया रोजगार मिल गया था और कई माओं को अपने बच्चों की अच्छी सेहत। ससुराल हर लड़की का सपना होता है और वहां पर बिताया पहला दिन शायद ही कोई लड़की हो जिसे याद न रहे। ऐसी ही एक कहानी है करिश्मा की, जिसका ससुराल में पहला दिन होता है। नई नवेली सहमी सी दुल्हन करिश्मा सुबह तड़के 5 बजे उठ जाती है और सोचती है, हाय राम, सुबह के 5 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। जल्दी से उठकर नहा लेती हूँ, नहीं तो सब लोग क्या कहेंगे। करिश्मा जल्दी से नहाकर बाहर आती है और पूजा पाठ करके किचन में चली जाती है। अरे अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई, फिर ये किचन में से कैसी आवाजें आ रही हैं? कहीं अपने यहाँ कोई चोर तो नहीं आ गया? चोर चोर चोर! बेचारी करिश्मा किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी, लेकिन अपनी सास का शोर शराबा सुनकर वो डर जाती है और जल्दी से बाहर आकर पूछती है, चोर? कहाँ है चोर माँ जी? जल्दी बताइए, मैं अभी डंडे से उसकी पिटाई करती हूँ। किचन में चोर है, वहां से तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। लेकिन किचन में तो मैं हूँ माँ जी, और वहां तो कोई नहीं है। अच्छा, फिर तो बहू तू ही होगी। मैंने खटर पटर की आवाज सुनी तो मुझे लगा शादी वाले घर में कोई चोर चोरी के इरादे से घुस आया है। पर बहू, तू इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? जी वो मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अरे इतनी जल्दी? सारा दिन पड़ा है अभी, ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। पहले तू जाकर आराम कर ले, शादी की तैयारियों में थक गई होगी। जा बेटा, आज तो पहला ही दिन है, जाकर आराम कर। हाय, कितनी अच्छी सास मिली है मुझे जो आराम करने के लिए कह रही है। और एक मेरी माँ थी जो सूरज निकला भी ना हो फिर भी, सूरज कब का निकल गया, आधा दिन हो गया, कब उठेगी कहकर जल्दी उठा देती थी। यहाँ तो सूरज निकलने के बाद भी सासू माँ कह रही है, सो जा। करिश्मा खुश होकर अपने कमरे में निश्चिंत होकर सोने चली जाती है। सोते सोते उसे काफी देर हो जाती है। तभी हॉल में बैठी उसकी बुआ सास और मामी सास बातें बनाने लगती हैं और कहती हैं, हाय, हम का इतनी दूर लखनऊ से सोती बहू को देखने वास्ते आवत हैं। अरे आजकल की बहुएं तो सिर पर चढ़ी रहती हैं, हमारी तरह थोड़ी ना जो ससुराल के डर से आज भी कांपते हैं। वहीं पीछे खड़ा रजत उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अपनी बीवी की बेइज्जती सुनकर वो उनकी बातों पर पर्दा डालते हुए कहता है, वो तो कब की उठ गई है बुआ जी, वो कपड़े समेट रही है, सारा कमरा बिखरा पड़ा है ना, लहंगा जेवर, आप तो जानते ही हो शादी वाले घर में कितना काम हो जाता है। रजत जल्दी से अपने कमरे में जाता है और करिश्मा को उठाते हुए कहता है, करिश्मा, जानू उठ जाओ बेबी, जल्दी से उठकर नहा लो, सब रिश्तेदार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी मैं तो सुबह 5 बजे उठकर ही नहाकर पूजा पाठ करके नाश्ता बना लिया था, लेकिन माँ जी ने कहा अभी सो जाओ, इसलिए आकर सो गई। हाय मेरी नई नवेली दुल्हन, सुबह 5 बजे से उठी है, तब तो तुम अभी आराम कर लो। नहीं, अब मेरी नींद पूरी हो चुकी है, कहिए आपको कुछ कहना था क्या? रजत करिश्मा को सारी बात बताता है और कहता है, अब मुझे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे सामने मेरी बीवी की बुराइयां करे। चलो अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर रजत बाहर चला गया। हाय जी, ये क्या हो रहा है? मेरी पीठ पीछे कल तक जो रिश्तेदार मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, आज एक ही दिन में मुझे जाने बिना मेरे बारे में अपनी राय देनी भी शुरू कर दी। फिर करिश्मा तैयार होकर बाहर आ जाती है और उनसे पूछती है, बुआ जी, मामी जी, आपने नाश्ता कर लिया? हाँ बहू, तुझे क्या लगा अगर तू खाना नहीं देगी तो क्या हम भूखे ही रहेंगे? वैसे तूने टाइम देखा क्या हुआ है? तभी वहां सरोज आ जाती है। अरे ये बेचारी तो सुबह 5 ही बजे उठ गई थी, नहाकर पूजा पाठ कर कर सबका नाश्ता इसी ने तो बनाया था। वो तो काफी सुबह थी, इसलिए मैंने ही कहा इसको जाकर सोने के लिए। अरे दीदी, बहुओं को तो जितना दबा कर रखा जाए उतना ही वो काबू में रहती हैं, अगर जरा भी ढील दे दी तो फिर ये हाथ से निकल जाती है। ये कैसे रिश्तेदार हैं? बहू का आज पहला दिन है और उसे आशीर्वाद देने की बजाय दबाने की बात की जा रही है। मैं बहू हूं, कोई जानवर थोड़ी ना जो मुझे दबाया जाए। अभी करिश्मा इसी सोच में पड़ी हुई होती है कि तभी पीछे से आवाज आती है, भाभी जल्दी से चलो और अपना सूटकेस खोलकर दिखाओ कि उसमें क्या क्या सामान आया है हमारे लिए। हाँ जी चलिए, सब कमरे में। अरे कमरे में क्या चलिए,
तुम अपना सूटकेस यहाँ लेकर आओ। अरे यहाँ लाने की क्या जरूरत है? करिश्मा बेटा, जो जिसके नाम का है दे दो उसको। अच्छा पापा, ऐसा कैसे? ननद को पूरा हक है अपनी पसंद का सामान लेने का। जो रिवाज है हम तो वही लेंगे। हाँ हाँ, जैसे तेरी माँ ने तो हमें बड़ा अपनी पसंद का दिया था ना, जो तू अपनी भाभी से मांग रही है। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? आपने तो मेरी सबसे पसंदीदा जरकन वाली साड़ी पर हाथ रख दिया था और मैं बेचारी मना भी ना कर पाई। बेचारी करिश्मा भारी सूटकेस उठाकर हॉल में लाती है और जैसे ही उसका सूटकेस खुलता है तो उसकी पसंदीदा साड़ी उसकी ननद तान्या ले लेती है और वो बेचारी मन ही मन सोचती है, हाय ये तो मेरी फेवरेट साड़ी है। अच्छा, अब मेरे निकलने का वक्त हो रहा है, लेकिन सोच रही हूँ जाने से पहले एक बार नई बहू के हाथ का मीठा चख लूं। हाँ हाँ जरूर बुआ जी, आप बैठिए, मैं अभी आप सबके लिए हलवा बना कर लाती हूँ। हलवा नहीं भाभी, हमारे यहाँ तो मीठे में बहू खीर ही बनाती है, तो आपको भी वही बनानी है। खीर? करिश्मा की माँ ने मीठे में हलवा बनाना सिखाया था, वो भी उसने शादी से हफ्ता भर पहले ही सीखा था। हे भगवान, मैंने तो माँ से हफ्ता भर हलवा बनाने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन खीर कैसे बनाते हैं वो तो मुझे आता ही नहीं। एक काम करती हूँ, जो हलवे की रेसिपी है वही खीर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। कुछ देर बाद करिश्मा खीर लेकर आती है। भुने हुए चावल की तो अच्छी खुशबू आ रही है, बस जरा दूध में चावल ठीक से मिक्स नहीं हो पाए। ये लो बहू, तुम्हारी पहली रसोई का सगुन। बुआ सोने की चेन बहू को गिफ्ट में देती है। मामी सास भी उसके लिए सोने की अंगूठी लाई होती है। आप सबने मेरी बहू को समझा, वही हमारे लिए काफी है। इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत कैसे नहीं थी दीदी? ये क्या तुम्हारी ही बहू है, हमारी नहीं? हाँ, इसकी अहमियत हमारे लिए भी उतनी ही है जितनी तुम्हारे लिए। बहू, अब तू थक गई होगी, जा बेटा अपने कमरे में जाकर आराम कर। करिश्मा उन सबके पैर छूकर कमरे में चली जाती है। आज शाम को बहू के मम्मी पापा आने वाले हैं, देखते हैं क्या लेकर आते हैं। वही लाएंगे जो तुम्हारे लाए थे, खाली हाथ ही आएंगे और क्या। और जो शगुन से पहले ट्रक भर कर आया था उसका क्या? वो तो आपको याद नहीं। चलो अब तो मैं चली अपने घर। आप दोनों ननद भाभी शादी के 30 साल बाद भी लड़ती ही रहो। हाँ हाँ, मैं भी चलती हूँ। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। शाम को करिश्मा के माता पिता उसके ससुराल आते हैं। अरे आइए आइए भाई साहब, बहन जी, कैसी हैं समधन जी आप? मैं तो कब से शाम होने की राह देख रही थी। कहाँ है मेरी लाडो? वो तैयार हो रही है। वैसे शाम की राह क्यों देख रही थी? अब तो एक ही घर है, पहले ही आ जाती। जी वो तो है। उधर करिश्मा रजत से कहती है, सुनो जी, मुझे न शर्म आ रही है साड़ी पहनकर मम्मी पापा के सामने जाने में। आज तक पहनी नहीं ना। अब ये लो सूट, मैं तुम्हारे लिए लाया था, इसे पहन लो, मम्मी से मैं बात कर लूंगा। करिश्मा सूट पहनकर तैयार हो जाती है और सबके सामने आ जाती है। लो जी, आ गई हमारी बहू। देखो तो सूट में कितनी प्यारी लग रही है। बहू, तू ना सूट भी पहना कर, बड़ी प्यारी लगती है सूट में। इसके बाद करिश्मा को सब अच्छा लगने लगता है। उसकी शादी का पहला दिन उसके लिए खट्टा मीठा भरा रहता है, लेकिन प्यार करने वाले पति, सास, ससुर और ननद पाकर वो खुश हो जाती है। ये लीजिए माँ जी, मुंह मीठा कीजिए। आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज मैं एसडीएम बन गई। मेरे बचपन का सपना पूरा हो गया। ये लीजिए आशीष जी, आप भी मुंह मीठा कीजिए। मम्मी, आप एसडीएम बन गए? वाओ! हाँ गर्वित बेटा, मैं एसडीएम बन गई हूँ। निशा, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। वो तो है, मैंने खूब मेहनत की थी ताकि मैं इस पोस्ट को हासिल कर सकूं। निशा बहू, आशीष ने भी तो तुम्हें एसडीएम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। वो भी दिन रात तुम्हारे साथ लगा रहा। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। निशा तो मेरी पत्नी है। मैं इसके लिए ये सब नहीं करता तो फिर किसके लिए करता? निशा और मैंने 7 फेरे लेकर इस रिश्ते को निभाने का वादा लिया था। आज निशा को उसका मुकाम मिल गया, बस मेरे लिए यही खुशी की बात है। मुझे कल सुबह ही अपनी नौकरी पर निकलना है और आप पीछे से गर्वित का ध्यान रखेंगे ना? गर्वित का स्कूल, उसकी ट्यूशन, सब कुछ है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं, माँ है, हम सब संभाल लेंगे। और अब तो वैसे भी हमारा गर्वित बेटा बड़ा हो गया है, वो बहुत समझदार है। आप जाओ मम्मी, मैं पापा और दादी के साथ रुक जाऊंगा।
और आप टेंशन मत लो, मैं पापा और दादी का ख्याल अच्छे से रखूंगा। अच्छा बच्चू, अब तुम हमारा ख्याल रखोगे, ये भी बढ़िया है, अब तुम बड़े हो गए हो। आज से 7 साल पहले आशीष और निशा की शादी हुई थी। आशीष एक सफाई कर्मचारी की नौकरी करता है। निशा के पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं, उसी पर उनका पूरा परिवार निर्भर है। जिस वक्त निशा की आशीष के साथ शादी हुई थी, उस वक्त निशा ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। शादी के बाद निशा ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। निशा पढ़ने में बहुत होशियार थी। शादी के बाद निशा ने अपनी एसडीएम बनने की इच्छा जब आशीष के सामने रखी तो आशीष ने भी अपनी पत्नी का पूरा सहयोग दिया। बेटे गर्वित के होने के 6 महीने बाद ही निशा ने एसडीएम की पढ़ाई शुरू कर दी और उसके अच्छे अंक आए, जिसके चलते उसने डिग्री ले ली और उसकी एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी लग गई। निशा अपनी नौकरी के लिए लखनऊ आ जाती है। लखनऊ आकर निशा अपनी नौकरी में व्यस्त हो गई। उधर आशीष भी अपनी नौकरी के साथ साथ घर और बच्चे की जिम्मेदारी संभाल रहा था। शुरू में निशा फ्री होते ही फोन पर बात करती थी, पर कुछ दिनों से निशा आशीष का फोन नहीं उठा रही थी। बस उसे मैसेज कर दिया था कि वो काम में बिजी है, इसलिए आशीष ने सोचा कि एक बार खुद ही जाकर निशा से मिलाएगा। इसलिए वो निशा को सरप्राइज देने के लिए लखनऊ पहुंच गया, पर वहां पहुंचकर आशीष ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो दंग रह गया। क्यों दंग रह गई ना? मैंने सोचा अचानक पहुंचकर तुम्हें चौंका दूं। मुझे पता था आज तुम्हारी छुट्टी होती है और तुम मुझे घर पर ही मिलोगी। वो आशीष, तुम और अचानक। आशीष एक सेकंड रुको। ये कौन है निशा? और तुम्हारे साथ इस तरह ये यहाँ क्या कर रहा है? आशीष निशा के साथ एक अनजान व्यक्ति को कमरे में देख लेता है और गुस्से में भर जाता है। तुम नौकरी की आड़ में मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती हो? तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, धोखेबाज कहीं की। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे हाँ, तुम तो शायद निशा के साथ ही नौकरी करते हो ना? हाँ, एक बार परीक्षा के दिनों में मेरी मुलाकात तुमसे हो चुकी है। क्या नाम बताया था तुमने अपना? सूरज। हाँ, याद आया, सूरज। बिल्कुल ठीक पहचाना। निशा, तुम्हारे पति की तो याददाश्त बड़ी तेज है। ओए सुन, तू एक मामूली सफाई कर्मचारी है और सूरज मेरी तरह पढ़ा लिखा एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने वाला इंसान है। अरे तेरी पत्नी बनकर रहना मेरी मजबूरी थी। मैं तो सिर्फ तेरा फायदा उठा रही थी कि तू मेरे ऊपर पैसा खर्च करे और मुझे एसडीएम की डिग्री मिल जाए। अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, चला जाए यहाँ से। और मेरा तेरे से कोई नाता नहीं है, वरना ज्यादा चूचा पड़ की तो तू जानता नहीं है कि हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं। तुम इतना बदल जाओगी निशा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपने बच्चे को कैसे भूल सकती हो? गर्वित तुमसे मिलने के लिए जिद कर रहा है। मैंने उसे कहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम घर आकर रहोगी, इसलिए वो घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा तुमसे और उस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, बस अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। सुन लिया ना तूने? निशा ने क्या बोला? चल जा यहाँ से, चल निकल। बड़ा आया निशा का पति बनने। अरे उसके लायक ही नहीं है तू। आशीष की आंखों में आंसू थे। जिस निशा को उसने लखनऊ नौकरी करने के लिए भेजा था, वो इतनी बदल जाएगी उसने कभी नहीं सोचा था। आशीष ने अपनी सारी आपबीती घर में बताई। आशीष को दुख इस बात का था कि निशा ने उसके साथ जो विश्वासघात किया, उससे उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने की इतनी बड़ी सजा आशीष को मिलेगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। निशा ने अपने पति की अच्छाई को नहीं समझा और एक अनजान रिश्ते को अपना बना लिया। निशा ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का अपमान किया था, इसलिए अब आशीष पूरी तरह से जानता था कि अब इस रिश्ते का कोई महत्व नहीं है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। डॉली और मोंटू के मम्मी पापा नहीं थे। वो दोनों अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। डॉली और मोंटू के चाचा शहर में काम करते थे, इसलिए वो गांव कभी कभी आते थे। डॉली और मोंटू की चाची निर्मला बहुत चालाक और खड़ूस स्वभाव की थी। वो डॉली और मोंटू को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। डॉली और मोंटू को पढ़ने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। वो दोनों घर के कामों में ही लगे रहते थे। चाची, स्कूल का टाइम हो रहा है, मैं और मोंटू स्कूल चले जाएं, नहीं तो मास्टर जी से बहुत डांट पड़ेगी। पूजा और राजू स्कूल पहुंच भी गए होंगे। अरे उन दोनों की पढ़ाई जरूरी है, इसलिए चुप करके घर के काम करो, उसके बाद स्कूल जाना। आज मेरी गणित की परीक्षा है, मेरे को स्कूल समय पर पहुंचना है, नहीं तो मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। नहीं दे पाएगा तो कोई बात नहीं, कौन सा पढ़ लिख कर तू कलेक्टर बनेगा? नहीं भेजूंगी तुझे स्कूल, पहले घर के काम कर, उसके बाद स्कूल जाना। निर्मला का रोज का यही तमाशा था।
वो रोजाना ही डॉली और मोंटू को घर पर काफी देर तक रोक लेती और फिर जब डॉली और मोंटू स्कूल देर से पहुंचते तो उनकी स्कूल में अलग से डांट पड़ती। क्या बात है मोंटू, तुम्हें पता था ना कि आज गणित की परीक्षा है, फिर भी तुम आधा घंटा लेट आ रहे हो। अब परीक्षा कैसे पूरी करोगे? मास्टर जी घर पर काम था इसलिए। मुझे सब पता है, तुम लोग पढ़ने से बचने के बहाने ढूंढते हो। अब चुपचाप बैठो और अपनी परीक्षा दो। आप ठीक कह रहे हो मास्टर जी, ये देर तक सोता रहता है, मम्मी से उठाती है तो उठता ही नहीं है, इसलिए देर से स्कूल आता है। अच्छा तो ये बात है। कोई बात नहीं राजू बेटा, ऐसे बच्चे परीक्षा में फेल ही होते हैं जो समय पर उठकर पढ़ाई नहीं करते। मोंटू रोने लगता है। उसके पास परीक्षा देने का बिल्कुल भी समय नहीं था। वो जल्दी जल्दी परीक्षा के कुछ उत्तर लिखता है पर फिर भी उसका पेपर छूट जाता है, जिस कारण मोंटू परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाता। डॉली दीदी, मुझे सारा पेपर आता था पर चाची ने देर से स्कूल भेजा, इसी वजह से मैं पूरा पेपर नहीं कर पाया। आज मेरे कितने कम नंबर आए हैं, अब चाचा पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। रो मत मेरे भाई, कोई बात नहीं, तू अगली परीक्षा में मेहनत कर लेना, मैं चाचा से बात कर लूंगी। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। देख बारिश भी शुरू हो गई, कितनी तेज बारिश है। हाँ, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप सुन रहे हो? हाँ, मैं कह रही हूँ बेकार में इन दोनों बच्चों की पढ़ाई पर पैसे खर्च करते हो। मोंटू के परीक्षा में बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं आए। जब देखो खेलना कूदना और सोना, इसको यही काम है। फिर अगर स्कूल के मास्टर ने डांट लगाई तो तुम बोलोगे कि मैं चाची होकर ध्यान नहीं देती। कोई बात नहीं निर्मला, बच्चे छोटे हैं, तुम उन्हें प्यार से समझा दो। अच्छा, मैंने तुम्हें कुछ पैसे मनी ऑर्डर किए हैं। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए छाते की जरूरत होगी। तुम बच्चों को स्कूल के लिए छाते खरीद लेना, वरना बच्चों को बारिश में भीगते हुए स्कूल जाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, भेज देना। डॉली और मोंटू के चाचा रतन ने पैसे मनी ऑर्डर कर दिए, पर निर्मला ने मोंटू और डॉली के लिए छाते नहीं खरीदे। उसने बस अपने बच्चों पूजा और राजू को ही नए छाते खरीद कर दिए। अब तो मॉनसून के सीजन में रोजाना ही सुबह बारिश होने लगी। सब बच्चे अपने छाते लेकर स्कूल जाते, पर डॉली और मोंटू के पास तो छाते ही नहीं थे। वो दोनों बेचारे सड़कों पर भीगते हुए गीले कपड़ों में स्कूल पहुंचते। पूरा दिन स्कूल में गीले कपड़ों में ही पढ़ाई करते। एक दिन स्कूल से जब छुट्टी हुई तो बारिश बहुत जोरों की थी। सब बच्चे जो अपना छाता लाए थे वो अपने अपने घर पहुंच गए। पूजा और राजू के पास भी नए छाते थे, इसलिए उन्हें भी कोई परेशानी नहीं हुई। पर डॉली और मोंटू के पास तो कोई छाता ही नहीं था। दोनों परेशान हो गए। आखिर वो बिना छाते के घर कैसे जाएं? दीदी, बारिश तो बहुत तेज आ रही है, अगर हम भीगते हुए घर गए तो हमारी किताबें भी गीली हो जाएंगी। हाँ मोंटू, मैं भी वही सोच रही हूँ, पर हम और कितनी देर स्कूल के गेट पर रुकेंगे, घर तो हमें जाना ही होगा। डॉली और मोंटू ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और घर के लिए चल पड़े, पर थोड़ी दूर जाने के बाद ही बारिश और तेज हो गई। पूरी सड़क सुनसान हो गई थी। बारिश के कारण कोई भी नजर नहीं आ रहा था। डॉली और मोंटू दोनों रोने लगे और एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। दीदी, बारिश बहुत तेज है, आज हमारे पास छाता होता तो हम दोनों को भीगना ही नहीं पड़ता, पर चाची हम दोनों को छाता नहीं देती हैं। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने को है? हाँ मोंटू, आज मैंने स्कूल में अपनी रोटी नहीं खाई थी, तू रुक, मैं अपने बैग से निकालती हूँ, तू वो खा लेना। डॉली जैसे ही मोंटू को रोटी देने लगती है, वो रोटी पेड़ पर बैठा एक बंदर छीन लेता है और उसी पेड़ पर बैठकर रोटी खाने लगता है। दीदी, ये रोटी तो बंदर छीन कर ले गया, अब मैं क्या खाऊं? मुझे भूख भी लगी थी, अगर हमारे पास छाता होता तो हम जल्दी से घर पहुंच जाते। हाँ मोंटू, पर हमारे पास छाता कहाँ से आएगा? चाची हमें छाता खरीद कर नहीं देंगी। तभी उस पेड़ पर बैठा बंदर बोलने लगता है। अच्छा, तो तुम्हें छाता चाहिए? ये लो, मेरे पास एक जादुई छाता है। मैंने तुम्हारी रोटी खाई है, बहुत स्वादिष्ट थी। बदले में मैं तुम्हें अपना ये जादुई छाता दे रहा हूँ। जादुई छाता? पर आप हमें ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुम दोनों बहुत प्यारे बच्चे हो। तुमने मेरे रोटी लेने के बाद भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि खुद ही रोने लग गए। इसलिए मुझसे तुम दोनों का रोना देखा नहीं गया। अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये उड़ने वाला जादुई छाता है, इसकी मदद से तुम कहीं भी उड़कर जा सकते हो। मुझे पता है तुम दोनों को रोजाना स्कूल पहुंचने में देर हो जाती है। तुम जैसे ही इस छाते को पकड़ोगे, ये छाता तुम्हें मिनटों में स्कूल पहुंचा देगा और तुम्हें बारिश में भीगना भी नहीं पड़ेगा। अब आराम से इस छाते को लेकर घर जाओ और जब तुम्हें स्कूल जाना हो तो इस छाते से उड़कर स्कूल पहुंच जाना। अब तो खुश हो ना तुम दोनों? बंदर की बातें सुनकर डॉली और मोंटू खुशी से उछल पड़ते हैं और मुस्कुरा देते हैं।
दोनों बंदर को धन्यवाद कहते हैं और जादुई छाता लेकर घर आ जाते हैं। डॉली उस छाते को छुपा देती है ताकि उसकी चाची वो छाते को ना देख पाए। अगले दिन से चाहे जितनी भी बारिश हो रही हो, डॉली और मोंटू उस छाते को खोलते और पकड़कर उड़ जाते। मिनटों में ही वो स्कूल पहुंच जाते थे। अब वो स्कूल जब समय पर पहुंचते तो मास्टर जी को भी बहुत खुशी होती। डॉली और मोंटू घर के सारे काम भी कर लेते और समय पर पढ़ाई भी कर लेते। राजू और पूजा ये सब देख रहे थे। एक दिन उन्होंने अपनी मम्मी से ये बात कह दी, मम्मी, डॉली और मोंटू के पास तो कोई छाता नहीं है, तो फिर वो दोनों भीगते भी नहीं और टाइम पर स्कूल भी पहुंच जाते हैं। आप तो उनसे घर के काम भी करवाती हो और उन्हें छाता भी नहीं खरीद कर देती हो, फिर वो दोनों भीगते क्यों नहीं और टाइम पर स्कूल कैसे पहुंच जाते हैं? अच्छा, ऐसी बात है, फिर तो मुझे उन दोनों पर नजर रखनी होगी। एक दिन निर्मला दोनों बच्चों का पीछा करती है। वो देखती है डॉली और मोंटू ने हाथ में एक छाता पकड़ा हुआ है और वो दोनों उस छाते से उड़कर स्कूल पहुंच गए हैं। बस फिर क्या था। जब दोनों बच्चे वापस घर लौटे तो निर्मला ने वो छाता उन दोनों के हाथ से छीन लिया। अच्छा, तो इस जादुई छाते से ही तुम उड़कर स्कूल पहुंच जाते हो। अब ये छाता तुम्हें नहीं मिलेगा। ये छाता तो मैं अपने बच्चों को दूंगी, तुम दोनों को नहीं दूंगी। जरा खोलकर देखो तो इस छाते को पकड़कर उड़ते कैसे हैं। चाची, ये हमारा छाता है। आप हमें छाता खरीद कर नहीं देते हो, इसीलिए हमें बंदर जी ने ये जादुई छाता दिया था। हाँ चाची, आप ये छाता हमें वापस कर दो। हमारे पास इसके अलावा कोई छाता नहीं है। हमें समय पर स्कूल जाना होता है। नहीं, तुम दोनों को कोई छाता नहीं मिलेगा। अब इस छाते को मैं रखूंगी। ये देखो, मैंने इसे खोल लिया। अब मैं इसे पकड़कर उड़ने लगूंगी। जैसे ही निर्मला ने उस छाते को पकड़ा वो हवा में उड़ने लगी। पर ये क्या, निर्मला तो नीचे ही नहीं उतर रही थी। वो लगातार हवा में उड़ती जा रही थी। वो घबरा गई। अरे, इस छाते से नीचे कैसे उतरते हैं? मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं तो आसमान में उड़ रही हूँ। तुम दोनों इस छाते से नीचे कैसे उतरते हो? चाची, हमें नहीं पता। हम तो इस छाते को पकड़ते हैं और ये हमें स्कूल पहुंचा देता है। उसके बाद हम नीचे उतर जाते हैं। पर आप नीचे कैसे उतरोगे, हमें नहीं पता। अरे ऐसे कैसे? कोई बचाओ, कोई बचाओ, मुझे तो कोई बचाओ। तभी निर्मला का पति रतन भी आ जाता है। वो कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव आया था। उसी समय छाते में से आवाज आती है, अब तुम नीचे नहीं उतरोगी। तुमने इन मासूम अनाथ बच्चों पर इतने अत्याचार किए हैं। इन बेचारों को बारिश में भीगते हुए स्कूल पहुंचना पड़ता था। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई कि ये बिन माँ बाप के बच्चे हैं। निर्मला, तुमने मेरे पीछे मेरे भैया भाभी के बच्चों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मैंने तुम्हें छाता खरीदने के पैसे भेजे थे। अच्छा है, तुम्हें इस चीज की सजा मिल रही है। तुम इसी लायक हो। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी भी डॉली और मोंटू को तंग नहीं करूंगी। मैं सच में माफी मांगती हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। निर्मला खूब रोती है और माफी मांगती है तो छाता निर्मला को नीचे उतार देता है। बच्चों, मुझे बंदर जी ने तुम्हारी रक्षा के लिए ही भेजा था। अब तुम्हारे चाचा को सारी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए अब मेरे जाने का समय हो रहा है। अपने चाचा के साथ हमेशा खुश रहना। मैं चलता हूं। और हां, अगर तुम्हारी चाची ने तुम्हें फिर से परेशान करने की कोशिश की तो मैं फिर से लौट सकता हूं। इस बात का तुम्हारी चाची को ध्यान रखना है। इतना कहकर छाता वहां से गायब हो जाता है। निर्मला रतन और बच्चों से माफी मांगती है। रतन समझ गया था कि उसका अपने भैया भाभी के बच्चों के साथ रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो गांव में ही काम करने लगता है ताकि वो निर्मला पर नजर रख सके। रतन बच्चों को नया छाता खरीद कर देता है। डॉली और मोंटू बहुत खुश थे क्योंकि उनके चाचा के वापस आ जाने से अब उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई थी। सुशीला की बहू मधु बहुत ही लालची स्वभाव की थी। इसी कारण उसकी सास उससे बहुत दुखी रहती थी। पति शहर में था, थोड़े बहुत पैसे वहां से आ जाते थे और बाकी मधु गांव के सेठों के घर कपड़े धोने का काम करके पैसे कमाती थी। मधु के पास एक पालतू गधा था जिससे वो सारा दिन मेहनत करवाती थी। ये हुई 5, ये 7 और ये 9। हाँ, पूरी 9 गठरी एक बार में सही है। पहले इतने कपड़े घरों में पहुंचा आती हूँ, बाकी और चक्कर में ले जाऊंगी। चल घन्नू, फटाफट कपड़े पहुंचा कर आते हैं। अरे मधु, सुबह से तू घन्नू से कितना काम करवा चुकी है, कुछ तो उस पर तरस खाया कर। वो बेचारा भूखा प्यासा सुबह से तेरे साथ काम में लगा हुआ है, उसे कुछ खाने को तो दे दे। अरे अम्मा, काम पर जाते हुए बीच में टोका मत करो, कोई भूखा नहीं है।
कल रात को ही तो इसे पेट भर घास खिलाई थी, अब रात में ही खा लेगा सीधा। अभी अगर इसे खिलाने बैठी तो बहुत समय निकल जाएगा। पता नहीं इसे कितना लालच रहता है पैसों का। इतने घर पकड़ने की जरूरत क्या थी, 2-4 घर बहुत थे। एक अकेला गधा कितने काम कर लेगा। मुझे तो इस बेचारे को देखकर बहुत तरस आता है। मधु अपने गधे गन्नू को बहुत कम खाने पीने को देती थी और उससे ज्यादा काम करवाती थी। वो लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो ये भी नहीं जानती थी कि एक जानवर भूखा रहकर कितना काम कर लेगा। अरे मधु, कितने चक्कर जाएगी तू? कब से देख रही हूँ गन्नू इतने भारी भारी कपड़ों की गठरी के बोझ को उठाकर तेरे साथ जा रहा है। अरे कुछ तो उस पर तरस खा। कितनी गर्मी और धूप है, कुछ देर बाद चली जाती। अरे कैसी बातें करती हो चाची, जानवरों से जितना काम लो उतना वो फलते फूलते हैं। अगर इसे घर पर बैठा दिया तो आलसी हो जाएगा। अभी तो चलता फिरता फुर्तीला है। देखो आपकी बातें सुनकर इसने अपनी चाल कितनी धीमी कर ली। चल गन्नू, जल्दी जल्दी चल फटाफट। गन्नू चुपचाप बिना कुछ बोले सारे काम करता रहता था। एक दिन मधु जब सेठानी के घर पहुंची तो सेठानी बोली, मधु सुन, तेरा ये गधा कुछ दिन सुबह के समय मुझे दे देगी? मुझे अपने नौकर से कुछ मिट्टी की बोरियां उठवानी है। हवेली के बाग में नए पेड़ लगवाने का सोच रही हूँ। अच्छा मौका है, अगर मैं इनसे गधे का किराया मांग लूं तो मेरे तो और पैसे बन जाएंगे। क्या हुआ, क्या सोच रही है? अरे तू इसका किराया ले लेना, मैं कोई तेरा नुकसान थोड़ी होने दूंगी। बोल कितना किराया दे दूं इसका, फिर तू मुझे कल से अपना गधा दे देना। ठीक है जेठानी जी, तो फिर कल सुबह मैं आपको अपना गधा दे दिया करूंगी। उसके बाद दिन भर मेरे काम आ जाया करेगा। सेठानी की बातें सुनकर मधु के मन में लालच आ गया और उसने अपने गधे को सुबह के लिए सेठानी को दे दिया। अब सेठानी को इस बात से क्या मतलब कि पूरा दिन गधे ने और भी काम करने हैं। सेठानी तो उसका किराया देती थी, इसलिए वो उस गधे से पूरा काम निकालने लगी। अब तो गधा बहुत थक जाता था। भूखा प्यासा पहले सेठानी के घर काम करता, फिर उसके बाद मधु उससे पूरा काम लेती। दिन पर दिन गन्नू गधा कमजोर हो रहा था। एक दिन गधा बीमार पड़ गया। अरे आज तुझे क्या हो गया, तू उठ क्यों नहीं रहा? इतना काम लेगी इस निर्दोष जानवर से तो बीमार ही पड़ेगा ना। मुझे तो लगता है ये बीमार पड़ गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने सेठानी से रुपए लिए हुए हैं। अब अगर ये बीमार पड़ा तो वो मुझ पर गुस्सा होंगी और अपने पैसे वापस मांगेंगी। पर मैं तो सारे पैसे खर्च में लगा चुकी हूँ। गन्नू तुझे उठना ही पड़ेगा। रुक, मैं वैद्य जी को लेकर आती हूँ। मधु वैद्य जी को लेने जाती है। गधे की हालत बहुत खराब है, लगता है इसे खाना पीना अच्छे से नहीं दिया गया। एक काम करो, इसे खूब अच्छा पौष्टिक खाना दो। हरी घास, फल, सब्जियां जो भी ये खाता है इसे अच्छे से खिलाओ पिलाओ, और हाँ, इसे आराम भी करवाना है। पर वैद्य जी ऐसे कैसे हो सकता है? गन्नू को काम तो करना पड़ेगा, मैं इसे आराम नहीं करवा सकती। वो तुम देख लो, मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारे हाथ में है। मैं तो यही कहूंगा कि अभी इससे कोई काम मत करवाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मधु वैद्य जी की बात को अनसुना कर देती है। मधु, गन्नू को कहाँ ले जा रही है? अरे मैंने सेठानी जी से पैसे लिए हुए हैं। गन्नू काम नहीं करेगा तो वो मेरे से पैसे मांगेगी, इसलिए मैं इसे काम पर ले जा रही हूँ। मधु अपनी सास की बात नहीं सुनती और अपने गधे को काम पर ले जाती है। अब गन्नू और सुस्त सा बीमार रहने लगा। मधु की सास उसे लेकर बहुत चिंतित थी। एक दिन मधु घर पर नहीं थी। उसकी सास गन्नू के पास बैठी और उससे बोली, गन्नू बेटा देख, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं जानती हूँ तू एक जानवर है, पर तू हमारी भावनाओं को अच्छे से समझता है। तू हमारी बहुत सेवा करता है, मधु के लिए इतना काम करता है और वो तुझे भूखा रखती है, फिर भी तू इतनी मेहनत करता है। पर बेटा, अपने हक के लिए बोलना गलत बात नहीं है। मैं चाहती हूँ मधु सीधे रास्ते पर आ जाए, इसलिए तुझे कुछ समय के लिए थोड़ा आलसी बनना पड़ेगा ताकि मधु को सबक मिल सके। नहीं तो बेटा, अगर तुझे कुछ हो गया मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तू निर्दोष जानवर है, तेरे साथ होते अन्याय को मैं और नहीं देख पा रही, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा तू कर। अभी मधु तुझे कहीं भी जाने के लिए कहे तो कोई काम मत करना। सुशीला की बातों को गन्नू गधा बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अब अगले दिन जब मधु उसे सेठानी के पास छोड़ने के लिए जाने लगी तो गन्नू गधा तो उठने का नाम ही ना ले। अरे तुझे क्या हो गया? कितनी देर से तुझे उठाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे उठ जा, काम को देर हो रही है। क्या करूँ जो तू उठ जाए? रुक, मैं तेरे लिए हरी हरी घास लाती हूँ, फिर तो तू खाकर उठ जाएगा ना। अब आएगा मजा। अगर गन्नू मेरे कहे मुताबिक चलेगा तो जल्दी ही मधु की आंखों से लालच का पर्दा हट जाएगा। मधु ने गन्नू को खूब सारी हरी घास और फल सब्जियां खाने के लिए दी।
पर उसके बाद भी घन्नू टस से मस नहीं हुआ। अब तो मधु परेशान हो गई। उसे सेठानी के घर काम को भी देर हो रही थी। हार कर वो खुद ही सेठानी के घर गई और बोली, सेठानी जी, मेरा गधा बहुत आलसी हो गया है। पता नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं है या क्या वजह है। आप मुझे बता दो, बोरियां मैं रख देती हूँ। ठीक है, तू एक काम कर, बोरियां तो आई हुई हैं, सारी मिट्टी बगीचे में फैला दे। मधु मिट्टी की बोरियां बगीचे में ले जाती है और मिट्टी गमलों में फैला देती है। उसके बाद वो सारे कपड़े उठाकर घरों में देने के लिए जाती है। उस बीच मधु को एहसास होता है कि जब उसे एक दिन में इतनी थकावट हो रही है तो घन्नू को कितनी थकावट होती होगी। पर वो बेचारा तो बेजुबान है, कुछ कह भी नहीं सकता। वो सोचती है कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई, जो उसने लालच में आकर अपने निर्दोष पालतू जानवर अपने घन्नू को कितनी तकलीफ दी। मधु को सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो घर जाकर अपने गधे को बहुत प्यार करती है और उससे माफी मांगती है। घन्नू, मुझे माफ कर दे, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं लालच में आकर अपना ही फायदा देखती रही। मैंने तेरी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, पर अब तू चिंता मत कर, मैं तेरे ऊपर पूरा ध्यान दूंगी। मधु की बातें सुनकर उसकी सास बहुत खुश होती है। घन्नू भी खुशी में सिर हिला रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो इशारों ही इशारों में सुशीला के साथ अपनी खुशी बांट रहा था। उस दिन के बाद मधु ने लालच करना छोड़ दिया। वो अपने गधे से उतना ही काम लेती थी जितना कि वो कर पाता था। इसलिए अब घन्नू गधे ने भी आलस करना छोड़ दिया और अब तो वो पहले से भी ज्यादा फुर्ती से काम करने लगा। शहर में सेवाराम नाम का एक जौहरी रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। स्वभाव से भी वो बहुत दयालु था। सेवाराम के पास सब कुछ था, पर कमी थी तो एक संतान की। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी सेवाराम को औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उसकी पत्नी मालती भी इसी कारण उदास रहती थी। सुनो जी, आप दूसरा विवाह कर लो, मैं आपको संतान का सुख नहीं दे सकी। मालती, तुमने आज ये बात कह दी, पर दोबारा मत कहना। तुम मेरी अर्धांगिनी हो। हम इस दुख को मिलजुल कर बांटेंगे और मुझे विश्वास है एक दिन भगवान शंकर हमारी संतान की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। सेवाराम का विश्वास था कि भगवान शंकर एक दिन उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। श्रावण मास शुरू हो चुका था। सेवाराम ने अपनी पत्नी मालती से कहा, मालती, मेरा मन है कि हम लोग एक बार बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करके आए। बाबा अमरनाथ की यात्रा करके उनका दर्शन प्राप्त करने से मुझे विश्वास है कि भोला भंडारी तुम्हारी झोली खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। हम अमरनाथ की यात्रा पर चलते हैं। ठीक है जी, मैं जाने की तैयारी कर लेती हूँ। सेवाराम और उसकी पत्नी अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जगह जगह वो दान पुण्य करते हुए जाते हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा के रास्ते में जितनी भी लंगर कमेटियां दिखती हैं, सेवाराम वहां यात्रियों की सहायता के लिए किए जाने वाले इंतजामों में अपनी मदद देता है, खूब दान करता है। उसे सच्ची भक्ति थी कि बाबा भोलेनाथ उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो अमरनाथ पहुंचते हैं। मालती, कितना सुंदर और अद्भुत नजारा है। जय भोले बर्फानी। सच में अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। भोलेनाथ, मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मालती की गोद में औलाद का सुख भर दो प्रभु। मैं बड़े विश्वास के साथ आपके दर्शनों को आई हूँ। भोले बाबा, मेरी सोनी गोद भर दो। हे भोलेनाथ, आप अपने परम भक्त की संतान प्राप्ति की इच्छा क्यों नहीं पूरी कर रहे? ये लोग सच्ची भक्ति का फल आपसे मांग रहे हैं। देवी पार्वती, मैं भी चाहता हूँ अपने भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर उनकी पूजा और विश्वास को सफल बनाऊं। पर सेवाराम को जो पुत्र प्राप्त होगा उसकी पिछले जन्म के कर्मों के कारण अल्पायु अवस्था में ही मृत्यु हो जाएगी। जो बालक जन्म लेगा, आखिर पिछले जन्म में उसने ऐसा क्या पाप किया है जो इस जन्म में छोटी आयु का योग है? तो सुनो देवी पार्वती, पिछले जन्म में ये बालक जो दोबारा जन्म लेगा डाकू मंगल था। लूटपाट करके लोगों को मार देना, यही इसका काम था। एक दिन, अरे लगता है कोई बारात जा रही है। इससे लूटने में बहुत धन की प्राप्ति होगी।
रुक जाओ, बारात तभी आगे जाएगी जब ये सारी धन दौलत रुपया पैसा तुम मुझे दे दोगे। हमें जाने दो, ये तुम सब ये रख लो, मेरे इकलौते बेटे की आज शादी है, हमें जाने दो। नहीं पिताजी, इस डाकू को कुछ मत देना, ये लोग ऐसे ही भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर लूट लेते हैं। अच्छा, तुझे मेरे से डर नहीं लगता? तो ये ले। डाकू उस व्यक्ति के इकलौते लड़के को तलवार से मार देता है। जितने भी बाराती थे वो भी बचने की कोशिश करते हैं, पर मंगल सबको मार देता है। आज जैसे तूने मेरे इकलौते बेटे को तड़पा तड़पा कर मारा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगा। डाकू मंगल बारात को लूटकर सारा धन दौलत ले जाकर एक पेड़ के खोल में छिपाने लगता है। उस खोल में एक नाग रहता था। नाग डाकू मंगल के हाथ पर डस लेता है। नाग के डंक मारने से डाकू मंगल तड़पने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। देवी पार्वती जिस बालक को डाकू मंगल ने तत्काल मृत्यु दी थी, वह उस वक्त 21 वर्ष का था। इसलिए डाकू मंगल इस जन्म में मेरे भक्त सेवाराम के पुत्र के रूप में यदि जन्म लेगा तो उसकी उम्र भी 21 वर्ष ही होगी। पर भोलेनाथ, आप अपने भक्त सेवाराम को भी तो निराश नहीं कर सकते। वो आप पर पूर्ण विश्वास करके ही अमरनाथ की यात्रा पर निकला है। आप उसके विश्वास को कैसे डगमगाने दे सकते हैं प्रभु? ठीक है देवी पार्वती, मैं सेवाराम और मालती की संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी कर देता हूँ। अमरनाथ में शिवलिंग के दर्शन करके सेवाराम और मालती एक आस लेकर घर वापस आ जाते हैं। रात को सपने में, उठो सेवाराम, तुमने बड़े विश्वास के साथ मेरी अमरनाथ यात्रा पूरी की है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। ठीक 9 महीने बाद तुम्हारी पत्नी मालती एक पुत्र को जन्म देगी, पर वह पुत्र सिर्फ 21 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। भगवान शंकर सेवाराम को संतान का वरदान देकर ओझल हो जाते हैं। सेवाराम की नींद खुल जाती है। वो शिव जी द्वारा बताई गई बात को ध्यान में रखता है और बिना घबराए बस प्रभु को धन्यवाद देता है। ठीक 9 माह के पश्चात मालती एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। ये देखकर सेवाराम खुशी से फूला नहीं समाता। भगवान भोलेनाथ का वरदान है मेरा बच्चा, इसलिए इसका नाम भोला रखेंगे। मेरा प्यारा बेटा, मेरा भोला। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगता है। सेवाराम बचपन से ही भोला के मन में शिव भक्ति की लगन पैदा करता है। एक दिन शिव मंदिर में, भोला, तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है कि तुम्हें हर पल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ठीक है पिताजी, मैं अब से ऐसा ही करूंगा। भोला हमेशा ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करता था। सेवाराम भोला के हाथों से खूब दान पुण्य करवाता, भूखों को भोजन करवाता। उसने भोला को शिव के सभी मंदिरों और धाम की यात्रा भी कराई। धीरे धीरे 21 वर्ष पूरे होने वाले थे। एक दिन, सुनो जी, आप भोला को भैया के साथ कहाँ भेज रहे हो? वो भी 1 माह के लिए? मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी? 1 माह के पश्चात तो इसका 21वां जन्मदिन भी है। मालती, मैं भोला को काशी नगरी भेज रहा हूँ। वहाँ 1 महीना रहकर अपने मामा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा और साधना करेगा, ताकि इस पर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। सेवाराम जानता था कि भोला की मृत्यु का समय निकट आ रहा है, इसलिए वो भोला को उसके मामा के साथ समझा बुझाकर काशी नगरी भेज देता है। मामा जी, आप मेरे हाथों रोजाना ये यज्ञ, हवन और दान पुण्य क्यों करवा रहे हो? भोला, तुम्हारे पिताजी की आज्ञा थी कि 1 माह तक रोजाना तुम्हें यज्ञ और दान पुण्य के कार्य करने हैं। कल सोमवार है, तो कल तुम्हारी पूजा,
संपूर्ण हो जाएगी। भोला की मृत्यु का केवल एक ही दिन शेष रह गया था। उस दिन सावन का आखिरी सोमवार था। भोला पूरा दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना करता रहा। अचानक वो अपने मामा से बोला, मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है भोला, तुम चलकर कक्ष में थोड़ी देर आराम कर लो। जैसे ही भोला कक्ष में आराम करने के लिए पहुंचता है तो चक्कर खाकर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। भोला का मामा रोने लगता है। भोला मेरे भांजे, मेरे बच्चे, अरे उठ, अरे ये अचानक तुझे क्या हो गया? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? प्रभु, भोला ने इस जन्म में आपकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं किया। वो जब से धरती पर गया है आपकी ही पूजा भक्ति की है। फिर तो उसके पिछले जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में मिट जाने चाहिए। आपके श्रावण मास के माह में उसने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए। अपने पिता सेवाराम की आज्ञा का पालन करते हुए उसने सिर्फ अच्छे कर्म किए हैं। क्या अब भी आप इसकी आयु के संकट को दूर नहीं करेंगे? मैं जानता हूँ देवी, भोला ने इस जन्म में मेरी बहुत भक्ति की है, इसलिए मैं इस जन्म में इसका भाग्य बदलकर इसे लंबी आयु प्रदान करता हूँ। उठो भोला, उठो। भोला एकदम उठकर बैठ जाता है जैसे उसे किसी ने नींद से जगाया हो। मामा, मुझे क्या हुआ था? ऐसा लगा मानो भगवान भोलेनाथ मुझे गहरी नींद से उठाने आए थे। हे शिव शंकर, आपकी महिमा अपरंपार है। भोला अपने मामा के साथ सकुशल घर पहुंचता है और सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सेवाराम की आंखों में आंसू भर जाते हैं। मेरे भोलेनाथ, आपकी जय हो। आपकी लीला न्यारी है प्रभु। जय भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गांव से दूर एक शहर में कन्हैया नाम का एक आदमी अपने ठेले पर आलू पूरी बेचा करता था। उसकी आलू पूरी बहुत ही स्वाद बनती थी। जो भी उसकी आलू पूरी खाता अपनी उंगलियां चाटता रह जाता। गांव के लोग वहां से खाते भी और पैक भी करा कर ले जाते। कन्हैया ने अपनी आलू पूरी के दाम भी काफी कम रखे थे, जिस कारण से कन्हैया के ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। एक दिन सड़क के किनारे कन्हैया अपना ठेला लगाकर आलू पूरी ग्राहकों को खिला रहा था। अरे भैया, एक प्लेट और देना। इस आलू पूरी का स्वाद तो इतना बढ़िया है कि खाते चले जाओ भैया। अरे कन्हैया, तुम ऐसा क्या अपनी आलू पूरी में मिलाते हो भाई, जो इतना स्वादिष्ट बनती है? नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं मिलाता। ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है जो मेरी बनी आलू पूरी का स्वाद और भी दुगना कर देता है। और इस तरह कन्हैया की आलू पूरी शाम तक समाप्त हो जाती। कन्हैया अपनी आलू पूरी में ताजी सब्जियों का इस्तेमाल करता था और मसाले भी अपने हाथ से कूट कर डालता था। कन्हैया गरीब जरूर था, लेकिन बहुत ईमानदार था। ऐसे ही एक समय की बात है। कन्हैया अपने परिवार के साथ अपने मित्र की शादी में जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी पत्नी और उसके बच्चे को भूख लगती है। अरे सुनिए, मुझे और बच्चों को बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खिला दो ना। कन्हैया को वहाँ पर एक आलू पूरी का ठेला दिखाई दिया, जिस पर काफी भीड़ लगी हुई थी। कन्हैया ने कहा, चलो आलू पूरी खा लेते हैं, तुम्हें काफी भूख लगी थी ना। और वो अपने परिवार के साथ उस ठेले पर पहुँच गए। भैया, आलू पूरी बनाना। उसने आलू पूरी लगा कर दी। आलू पूरी खाते ही, अरे ये कैसी आलू पूरी है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं, ये तो खाई ही नहीं जाएगी। अरे इस आलू पूरी का स्वाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसी भी कोई आलू पूरी बनाता है? इसमें टमाटर का तो पता ही नहीं है, ना ही कोई मसाले हैं, और देखो महंगी भी कितनी कर रखी है। पता नहीं लोग कैसे आलू पूरी खा रहे हैं। और तो और देखो लोगों की भीड़ कैसी लगी हुई है। हाँ देखो ये लोग कैसे खा रहे हैं, इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, मैं तो नहीं खा सकती। तभी बच्चा कहता है, पापा मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो आपकी बनाई हुई आलू पूरी ही अच्छी लगती है। ये कहकर तीनों ने अपनी प्लेट हटा दी। आप कितनी अच्छी आलू पूरी बनाते हो, इतने कम रेट में देते हो, इसके हिसाब से तो आपकी आलू पूरी के रेट काफी ज्यादा होने चाहिए। यही बात करते हुए वो अपने रिश्तेदार के घर जाने लगे। कुछ समय बाद शादी करके जब वापस आए, अगले दिन कन्हैया के मन में काफी लालच आ जाता है और वो आलू पूरी बनाकर ठेला लगाता है।
और वो अब अपनी आलू पूरी के दाम 15 से हटाकर 25 रुपए कर देता है। तभी उसके ठेले पर एक आदमी आलू पूरी खाने आता है। अरे कहाँ चला गया था कन्हैया? हैं? एक दिन तुम्हारे हाथ की आलू पूरी नहीं खाई तो ऐसा लग रहा है मानो कुछ खाया ही नहीं हो। अभी देता हूँ साहब। और वह आलू पूरी देता है। ग्राहक आलू पूरी खाकर पैसे देने लगता है। तभी उसकी नजर उस बोर्ड पर पड़ती है। अरे ये क्या कन्हैया, तुमने रेट बढ़ा दिया? क्या करें साहब, अब महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि इतने कम दाम में अब गुजारा नहीं होता। कन्हैया अपनी आलू पूरी के दाम बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी उसके ठेले पर भीड़ कम नहीं होती। कन्हैया सोचता है ऐसे तो मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। कन्हैया को अब और लालच आ जाता है और अब कन्हैया अपने आलू पूरी में थोड़ी थोड़ी सभी चीजें कम कर देता है। उसके ठेले पर ग्राहक खाने आते हैं। तभी एक ग्राहक खाते हुए कहता है, क्या बात है भाई, आज तुम्हारी आलू पूरी में वो स्वाद नहीं है। नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। आलू पूरी भी वही है, बनाने वाला भी वही है। यह आपका वहम है। ऐसे ही संडे का दिन आया। उसने आलू पूरी बनाकर ठेला लगाया। संडे को उसके ठेले पर सबसे ज्यादा भीड़ होती थी। कन्हैया क्या बात है, आज कैसी आलू पूरी बनाई है? अरे भाई इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। इतने में दूसरा परिवार भी कहता है, हाँ कन्हैया, अब तुम्हारी आलू पूरी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है और पैसे भी तुमने इतने बढ़ा दिए। अब बाजार में साग सब्जी ही ऐसी आ रही है तो क्या करें साहब। फिर वो सभी लोग कन्हैया की आलू पूरी छोड़ सामने ठेले पर पकौड़ी खाने चले जाते हैं। ये देखकर भी कन्हैया को अकल नहीं आती और वो ऐसे ही आलू पूरी बनाता रहता है और उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। वो अमीर तो हो ही गया था, अच्छा घर, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था। अब देखते देखते उसके ठेले पर कोई नहीं आता। क्या बात है, आज कोई आलू पूरी खाने नहीं आ रहा है। तभी कन्हैया ने देखा जो लोग उसकी आलू पूरी खाने आते थे आज सामने ठेले पर पकौड़ी खा रहे हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया पकौड़ी खा के। हैं क्या स्वाद है भाई, ऐसे पकौड़े तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। कहता हुआ चला जा रहा था। देखते ही देखते उसके सारे ग्राहक सामने ठेली पर जा पहुंचे। कन्हैया अपने ज्यादा लालच की वजह से अपना ही काम चौपट कर बैठता है और दुखी होकर कन्हैया सर पकड़कर बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है कि आज मेरे लालच की वजह से मेरे सारे ग्राहक चले गए। मैं जो भी कमा रहा था वो भी मेरे हाथ से गया। फिर वो सोच लेता है कि मैं फिर से पूरी ईमानदारी के साथ आलू पूरी बेचा करूंगा और कभी भी फिर ऐसा काम नहीं करूंगा। समय पहले की बात है। हस्तिनापुर गांव में सूरज के अस्त होने का समय हो गया था और चांद के निकलने का। तभी सूरज चांद से कहता है, अरे भाई एक बात बताओ, जब भी तुम आते हो तो कोई तुम्हें आदर सम्मान देकर प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। पर मैं तो जब भी आता हूँ सारी दुनिया जल चढ़ाकर और सूर्य नमस्कार करके मेरा स्वागत करती है, किंतु मैंने आज तक किसी को भी तुम्हारा स्वागत करते हुए नहीं देखा। चांद और सूरज की ये वार्तालाप हस्तिनापुर गांव के निवासी सुन रहे थे। तभी बिरजू कहता है, हम तो सिर्फ सूरज को ही अपना भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चांद भी हमारे लिए भगवान समान ही है। चांद भी हमें रोशनी देते हैं। सूरज भगवान तो हमें रोशनी और धूप देते हैं, लेकिन चांद वो हमें क्या देते हैं? लेकिन सारी रात तो हम सोए रहते हैं, तो फिर उस रोशनी का हम क्या करेंगे? हमें चांद की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर चांद नहीं भी आएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसका होना ना होना एक ही बात है। तुम ये क्यों भूल रहे हो? करवा चौथ वाले दिन इन्हीं की पूजा करने के बाद तुम्हारे लिए रखा गया व्रत पूरा होता है। लेकिन शुरुआत तो सूरज भगवान की पूजा से ही होती है। गांव वालों की बातें चांद और सूरज बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर सूरज तो खुश हो गया, लेकिन चांद थोड़ा उदास हो गया। फिर सूरज चांद से कहने लगा, देखा, हस्तिनापुर के लोग भी मुझे ही अपना भगवान मानते हैं और उनकी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। परंतु मैं भी तो इन्हें रोशनी देता हूँ, और अगर मैं ना रहूं तो मेरे बिना इनकी जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। इन लोगों को तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मेरी जरूरत किसी को भी नहीं है तो ठीक है, आज के बाद मैं आऊंगा ही नहीं। इसके बाद चांद वहां से चला जाता है और उसके जाते ही सारे गांव में अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ सितारे होते हैं, लेकिन उनकी रोशनी ना के बराबर होती है। लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। हस्तिनापुर गांव में बुआई का समय शुरू हो गया था, इसीलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाना होता है। लेकिन चांद के ना होने से बाहर घनघोर अंधेरा होता है। अरे उमा, जल्दी से उठ जाओ, आज खेत की बुआई करने जाना है। जल्दी से उठ जाओ, वरना देर हो गई तो
बाहर धूप बहुत तेज हो जाएगी, फिर खेतों में काम करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बुआई के लिए तो जाना है, पर अभी बाहर बहुत अंधेरा है। आप भी सो जाओ जी, और मुझे भी सोने दो। मुझे लगता है बाहर सुबह होने वाली है, अब हमें चलना चाहिए। वो तो आप सही कह रहे हो जी, पर बाहर इतना अंधेरा है कि हम जाएंगे कैसे? ठीक है, फिर बाद में ही चलते हैं। इसके बाद दोनों सुबह का इंतजार करने लगे। फिर जब सुबह हुई तो दोनों खेतों के लिए निकल पड़े, लेकिन थोड़ी ही देर में सूरज सर पर आ गया और खेत में काम करना मुश्किल हो गया। बहुत गर्मी हो रही है जी, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर काम कर लेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, इस भयानक गर्मी में तो हालत खराब हो गई। अगले दिन जब दोबारा काम के लिए उठते हैं तो बाहर बहुत अंधेरा होता है, और बाद में जब काम पर जाते हैं तब तक तेज धूप हो जाती है। इस समस्या से परेशान होकर पवन सूरज भगवान से कहता है, हे सूर्यदेव, अगर आप रात को भी उपस्थित रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम केवल आपकी ही पूजा करेंगे। अरे जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नींद आ रही है, सोना भी है। लेकिन अभी तो दिन हो रहा है जी, क्या अभी से खाना बना दूं? हाँ, मुझे लगता है आज शाम नहीं होगी, तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। फिर दोनों खाना खा लेते हैं, लेकिन तब भी रात नहीं होती और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। ऐसा करता हूँ, जाकर नहा लेता हूँ। इसके बाद पवन नहाने चला जाता है। नहाने के बाद भी बहुत गर्मी हो रही है। तभी बाहर शोर होता है। पवन और उमा बाहर निकलकर देखते हैं तो बिरजू का बेटा बिट्टू बेहोश पड़ा हुआ था। क्या हो गया मेरे बच्चे, कोई जल्दी से पानी लाओ। फिर उमा जल्दी से पानी लाकर बिट्टू के मुंह पर छिड़काव करती है। कुछ ही देर में बिट्टू होश में आ जाता है। लगता है दिन रात धूप लगने की वजह से ये बेहोश हो गया था। इसके बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। सारी रात लोगों की ऐसे ही कट जाया करती। इतनी गर्मी में तो हम लोग मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो इतनी गर्मी नहीं होती और हम लोग चैन से सो पाते। चुप रहो तुम, थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं कर सकती। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन हस्तिनापुर के लोग बिल्कुल भी चैन से नहीं सो पाते और देखते ही देखते कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। ना तो तुम चांद का अपमान करते और ना तो वो यहाँ से जाते। इसके बाद पवन बाहर जाकर सूर्यदेव से प्रार्थना करता है, हे सूर्य देवता, अब से आप केवल दिन में ही रहिए, हम आपकी गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं। रात को हमें चांद की ही जरूरत है। इसके बाद पवन और सभी गांव वाले चंद्रदेव को पुकारने लगते हैं। हे चंद्रदेव, हमें माफ कर दीजिए, हमें आपकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी सूरज की। हाँ चंद्रदेव, जहाँ दिन सूरज के बिना अधूरा है वहीं रात आपके बिना अधूरी है। अब से हम आपकी भी उसी तरह पूजा करेंगे जिस तरह सूर्यदेव की करते हैं। ठीक है, मैं रात में तुम लोगों को रोशनी देने के लिए फिर से उपस्थित रहूंगा। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, अब मुझे समझ आ गया है कि जितनी जरूरत इस दुनिया को मेरी है उतनी ही तुम्हारी। सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। तब चांद ने अपनी रोशनी चारों ओर बिखेर दी। इसके बाद सभी गांव वालों ने सर झुकाकर चांद का स्वागत किया और सभी गांव वाले पूरे एक हफ्ते बाद चैन की नींद सोए।